हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक एपिसोड किया था फीमेल इनफर्टिलिटी पे। वो करने के बाद मेरे आसपास के कोलीग्स और मुझे काफ़ी सारे फीडबैक्स आए कि एक एपिसोड मेल इनफर्टिलिटी पे भी किया जाना चाहिए। और जब मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो ये पता लगा कि एक्चुअल में मेल इनफर्टिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है आउट देयर, और दूसरा ये कि अलग अलग तरह की मिथ्स इस टॉपिक को लेके जुड़ी हुई है। तो आज मेल इनफर्टिलिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्राची बेनारा, सीनियर कंसल्टेंट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ गुरुग्राम। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you so much, Chetna. डॉक्टर, लेट्स बिगिन विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। इनफर्टिलिटी को इन जनरली जब हम फीमेल्स में बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि प्रजनन ना करने की क्षमता। जब हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो इससे क्या मतलब है? क्या ये लो स्पर्म काउंट से जुड़ा है? क्या एग्जैक्टली है जो मेल इनफर्टिलिटी को डिफाइन करता है? तो जब एक कपल फर्टिलिटी सेंटर आता है या कभी एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलता है ये कह के कि कोई भी गर्भ निरोधक चीज़ें ना यूज़ करने के बावजूद भी उन्हें 1 साल हो गया है और प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई है, तब हम पहली बार जाके उन्हें कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं। एक पुरुष के लिए सबसे पहला टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस। अगर मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊं तो सीमन एनालिसिस में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है शुक्राणुओं का नंबर या स्पर्म काउंट, सेकंड है उनकी हलन चलन क्षमता यानी कि मोटिलिटी, और थर्ड है मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप ऑफ स्पर्म। ओके। इन तीनों पैरामीटर्स को नॉर्मल होना ज़रूरी है अगर वो मेल खुद ब खुद फादर बनना चाहते हैं। अगर इन पैरामीटर्स में कोई भी एक पैरामीटर में कमी है तो इन लोगों को ज़रूरत है कि वो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ें। काउंट 16 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए, मोटिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, और शेप ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्म में एक हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होती है, वो 4% ऑफ द टोटल शुड बी नॉर्मल। अगर इनमें से किसी भी पैरामीटर में कुछ भी कमी है तो उस सिचुएशन को मेल इनफर्टिलिटी या मेल सब फर्टिलिटी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो ये मेल का स्पर्म शेप था इसके बारे में पहले नहीं मालूम था कि ये भी एक स्पेसिफिक तरीके का होना चाहिए। डॉक्टर, क्या कारण होते हैं जो आपने ये 3 चीज़ें बताई उसमें कम ज़्यादा होने के, उसमें समस्या आने के? सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है हम सबका लाइफस्टाइल। तो आज की तारीख में हम अगर एक जगह बैठे हैं तो हम खूब सारा पोल्यूशन ले रहे हैं, खाने में जो खा रहे हैं वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो हम बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई नियमित शेड्यूल हम फॉलो नहीं करते, जब Correct. चाहे उठ रहे हैं, जब चाहे सो रहे हैं, जितनी कम स्लीप या जितनी ज़्यादा स्लीप ले रहे हैं। ओबेसिटी यानी कि हमारा वेट ज़्यादा होना या बहुत कम होना, बहुत विगरस तरीके की एक्सरसाइजेस करना, ये सारे कारण स्पर्म काउंट और उनकी मोटिलिटी को घटा सकते हैं। स्ट्रेस का स्पेसिफिकली अफेक्ट होता है स्पर्म की शेप पे। एक और बहुत कॉमन रीज़न है जिससे स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, वो है अल्कोहल, टबैको और स्मोकिंग। हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए इन तीनों चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं और इन तीनों चीज़ों से ही फर्टिलिटी, चाहे वो फीमेल फर्टिलिटी हो या मेल फर्टिलिटी, दोनों ही बहुत स्टीप पैमाने पे रिड्यूस हो रही है। मुझे अगेन मेरी क्यूरियोसिटी बार बार, आई डोंट नो वाई, कि शेप को लेके, क्योंकि थोड़ा सा नया है ये। मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपने बोला कि स्ट्रेस के कारण शेप पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो कैसे, और एग्जैक्टली क्या, जैसे आपने बताया हेड, बॉडी और टेल होता है, तो उसमें क्या वो जेनरेट नहीं होता है, उस तरह पूरा क्रिएट नहीं हो पाता है, या कुछ और प्रॉब्लम, मतलब एग्जैक्टली क्या मैल फंक्शन होता है? राइट। तो इसको समझाने के लिए मैं शुरू करूँगी स्पर्म प्रोडक्शन से,
तो स्पर्म्स हमारे टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। एक स्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स की होती है। ओके। अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है तो फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल स्पीशीज़ की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी। अगर ये केमिकल, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ केमिकल, अगर ये केमिकल हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अफेक्ट करके स्पर्म की शेप को गड़बड़ कर सकता है। ओके। तो अगर एक हेडलेस स्पर्म होता है तो वो अंडे के अंदर नहीं जा पाता, इसीलिए वो हेडलेस स्पर्म प्रेगनेंसी नहीं दे पाएगा। अगर टेललेस स्पर्म होगा तो स्पर्म स्विम नहीं कर पाएगा और प्रेगनेंसी को पॉसिबल नहीं करा पाएगा। ओके। इसीलिए शेप इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन सीमन एनालिसिस ऑफ अ पर्सन। ओके। अच्छा, इसी से ना बहुत सारे मैं अपने जब कोलीग से बात कर रही थी कि मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए कि क्या आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो उन्होंने बताया कि बहुत अलग अलग तरह के मिथ्स हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते आए हैं एक उम्र से तो आपके स्पर्म काउंट पे असर पड़ सकता है, या अगर आप टाइट अंडरवेयर्स पहनते हैं तो आपकी फर्टिलिटी पे। तो एग्जैक्टली क्या ये मिथ्स कहाँ स्टैंड करते हैं? अगर कोई पुरुष बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो उसका स्पर्म क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली इन योर मैरिड लाइफ इट कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स, बिकॉज शायद आपका इंटरकोर्स करने की इच्छाएं थोड़ी सी कम हो जाएं ड्यू टू कॉन्स्टेंट मैस्टरबेशन, बट स्पर्म क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैस्टरबेशन का। सेकेंड चीज़ आपने बोला टाइट अंडरगारमेंट्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहती हूँ। जो हमारी टेस्टिस हैं वो इतनी डेलिकेट होती हैं कि हमारी बॉडी से सेपरेट वो एक अलग पाउच में हैं। अगर हमारी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है तो हमारी टेस्टिस में जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्रीज होता है। तो अगर कोई पुरुष बहुत हीटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं या बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं या काम करते समय लैपटॉप को अपनी लैप पे रखते हैं, इन सारी सिचुएशंस में स्क्रोटल टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पर्म की हलन चलन क्षमता यानी कि मोटिलिटी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके। बहुत ज़रूरी है ये सबका समझना। मतलब लैपटॉप वगैरह से लैपटॉप को लैब पे लेके काम नहीं करना है। बहुत हीटेड इन्वायरमेंट्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलना है। बहुत विग्रस साइकिलिंग अगेन विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। अगर आप घंटों ही घंटों साइकिल कर रहे हैं, एनीथिंग जो भी आपके बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण आपका तो वो एक्टिविटीज़ आपको थोड़ा कंट्रोल करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर, थोड़ा मेरे तो जहन में ये सवाल आया कि आपके पास कभी ऐसे जो पेशेंट्स आए, सबसे बिज़ार केसेस अगर मैं कहूँ कि आपके पास किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 20 साल पहले, तब शायद इंटरकोर्स की हिस्ट्री लेना मैं ज़रूरी नहीं समझती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर एक कपल फर्टिलिटी क्लिनिक आ रहे हैं तो उन्हें ये तो मालूम है कि इंटरकोर्स करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रेगनेंसी नहीं होगी। सबसे बिज़ार केस मेरी लाइफ का ये था कि 9 साल मैरिड लाइफ है एंड वो कपल दर दर की ठोकरें खा रहा है। 10 IVF सेंटर, 10 फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल चुका है, बट जब मैंने उनकी हिस्ट्री लेना शुरू किया तो इतनी सिंपल सी बात थी उनकी पूरी हिस्ट्री में कि वो पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स 9 साल से आज तक ट्राई नहीं किया था। आई डोंट नो व्हाई आई न्यू कि दिस इज़ कमिंग, इसीलिए मैं बहुत देर से ओके। और चेतना, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बताऊं तो आज की तारीख में 50% men have ejaculation disorders and erectile dysfunction. 50% men. एंड ये ना हमारी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी, हमारे लाइफस्टाइल का एक परिणाम है। फिजियोलॉजी में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे सारे तार ठीक से काम कर रहे हैं। गड़बड़ है हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि हम जिस एक्ट में हैं
हमारा दिमाग कहीं और है, हमारा दिमाग काम पे है, हमारा दिमाग कल की प्लानिंग करने में है। तो ये एक इतना परेशान करने वाला स्थिति हो गई है हमारी जनरेशन में। आज सुबह ही मैं एक पेशेंट से बात कर रही थी, वो सिंगापुर से आई थी, हस्बैंड नहीं आए थे, उनके साथ भी सिमिलर प्रॉब्लम थी। 7 years हो गए हैं शादी हुए, बट हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैस्टरबेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब वो अपनी पार्टनर के साथ होते हैं तब वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और आज उनकी मैरिड लाइफ डिवोर्स तक के लेवल तक आ गई है। तो आई जस्ट वांट टू एजुकेट एवरीबडी दैट काम्स हम सबका ज़रूरी है, बट पर्सनल लाइफ के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। एटलीस्ट आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगता है। यू जस्ट हैव टू लीड अ नॉर्मल बैलेंस्ड लाइफ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अब नॉर्मल हो गया है, हर चीज़ के एक्सट्रीम पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर, जो मेरा सवाल था कि सिम्टम्स हम लोग जब इस तरह की बीमारियों की बात करते हैं, सिटिंग हियर यू एंड मी और एनी वन इज़ अ हेल्दी ह्यूमन बींग बाहर से देखने में, अर्लीस्ट स्टेज पर क्या ऐसे साइंस होते हैं? मतलब जब बीमारी बिल्कुल अपने पीक पे पहुंच गई तब तो पता ही, तब तो तकलीफ़ होने लग जाती है, लेकिन उससे पहले क्या ऐसे साइंस हैं जो हमारी बॉडी देना शुरू कर देती है कि आपकी फर्टिलिटी को लेके कुछ समस्या है शरीर के अंदर? तो अनफॉर्चुनेटली फर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जिसके कोई साइन और सिम्टम नहीं होते। ऑफ कोर्स अगर किसी आदमी को इरेक्शन या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है तो 1 साल तक वेट नहीं करना है, तुरंत एक एंड्रोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से उन्हें मिलना चाहिए। बट जनरली हम ऐसे लोगों को तब मिल पाते हैं जब उनको 1 साल हो चुका है ट्राई करते करते, और जब हम फर्स्ट टाइम सीमन एनालिसिस करते हैं तब हमें बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलते हैं। कभी कभी शुक्राणुओं का काउंट नील होता है, कभी कभी इसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। और अगर अगेन मैं आपको इसका परसेंटेज बताऊं तो जो आदमी फर्टिलिटी से जूझ रहे हैं 10% पुरुषों में नील काउंट की समस्या होती है, और 1% ऑफ ऑल द मेन सफ़र फ्रॉम एजोस्पर्मिया। तो ये इतना कॉमन है। तो इसको लेके मतलब किस तरह के टेस्ट वगैरह कुछ हैं ऐसे अवेलेबल जो कि आपको करवा लेने चाहिए? सो जनरली आजकल हमारी जनता बहुत अवेयर हो गई है। आप सरप्राइज्ड होंगे, बट शादी से पहले बहुत सारे पुरुष अपना सीमन एनालिसिस करना ज़रूरी समझते हैं। जैसे पहले कुंडलियाँ मिलाई जाती थी, आजकल मेडिकल रिपोर्ट्स मिलाई जाती हैं। सो येस, सीमन एनालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और सीमन एनालिसिस करने के बाद हम एक पुरुष की एटलीस्ट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को समझ सकते हैं। क्या इसको रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम लोग एक फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, क्या उस तरीके से भी करवाया जा सकता है? सो एटलीस्ट 2-3 साल में एक बार इसको कराना चाहिए। और अगर आप फर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो आपके डॉक्टर कभी कभी 6 महीने में भी इसको रिपीट करने की एडवाइस देते हैं। अगेन जितने पोल्यूशन में हम रह रहे हैं आजकल, नॉर्मली ऐसा पाया गया है कि 50% डिक्लाइन हो चुका है हमारे सीमन पैरामीटर्स में, पोल्यूशन के भी कारण। पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो हमें रहना इसी जगह पे है। अच्छा, एक मेरे सामने एक सवाल मैं कहीं पढ़ रही थी एक आर्टिकल में, क्या लो स्पर्म काउंट कैंसरस भी हो सकता है? सो जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी टेस्टिस हैं वो सेपरेट सैक में लोकेटेड होनी चाहिए स्क्रोटम के अंदर, जिससे उस टेस्टिस पे बॉडी की हीट का असर ना पड़े। पर जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है तो ये टेस्टिस उस बच्चे के पेट के अंदर होती हैं, और धीरे धीरे खिसक के वो नीचे टेस्टिस जो होती हैं वो स्क्रोटल सैक में चली जाती हैं। कभी कभी ये नीचे जाने वाला प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता और ये टेस्टिस पेट में या इंग्वाइनल कैनाल में रुक जाती हैं। ओके। अगर किसी पुरुष की टेस्टिस पेट में या इंग्वाइनल कैनाल में रुक गई हैं तो उस केस में उन टेस्टिस में कैंसर होने की संभावना हो सकती है। तो कभी भी आपको खुद से सेल्फ पैल्पेशन पे ऐसा लगे कि शायद दोनों तरफ की टेस्टिस बराबर जैसी नहीं दिखती,
तो प्लीज़ टेक यूरोलॉजिस्ट जो पुरुषों की इन समस्याओं को डील करते हैं, एक यूरोलॉजिस्ट से जाके एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पेट में या इंग्वाइनल कैनाल में जो टेस्टिस रुक जाती हैं उन्हें हमें इलेक्टिवली बाहर निकालना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है, जिससे कि ये टेस्टिस कैंसर ना बन जाए आगे जाके। तो बहुत ज़रूरी है हम इस चीज़ को समझें कि अगर आपको नॉर्मल नहीं फील हो रहा है तो एक एग्जामिनेशन यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर करवाएं, टाइमली करवा लेना टाइमली चाहिए। करवा लिया जाए। डॉक्टर, कमिंग टू द पॉइंट कि मैं अपने ऑलमोस्ट हर एपिसोड में ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम लाइफस्टाइल का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं। आप के हिसाब से कुछ ऐसे स्टेप्स जो आप रेकमेंड करती है जो हमें रेगुलर लाइफस्टाइल में अपनाने चाहिए, जिससे कि हमारी एक जो बेसिक फर्टिलिटी वाला जो हमारा लाइफ का एस्पेक्ट है वो हार्म ना हो, वो नॉर्मल बना रहे, ठीक ठाक रहे? तो सबसे ज़रूरी है टाइमली मैरिज और टाइमली फैमिली प्लानिंग। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडवाइस कोई और नहीं हो सकती। बट अगर किसी भी सिचुएशन में हम डिले कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी, तो ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, सही समय उठने का, सही समय सोने का, खूब सारी हरी सब्जियां और फल खाएं। अगर मेरे को क्वांटिफाई करना हो तो 4 to 5 सर्विंग्स इन अ डे इज़ कॉल्ड ऑप्टिमल लिमिट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पानी का सेवन खूब करें, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको से दूर रहें। मॉडरेट एक्टिविटी एंड मॉडरेट एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, 30 to 45 मिनट्स डेली 5 days अ वीक। बहुत विगरस एक्सरसाइजेज या जिम में जाके मसल बिल्डिंग मास वाले प्रोटीन्स खाना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, तो ये काम नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारे लोग एक केमिस्ट के पास जाके टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन्स लगवा लेते हैं अपने आप से। टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन्स इतने हार्मफुल होते हैं कि वो इरेक्शन तो शायद थोड़ा सा बेटर कर देंगे, बट जो स्पर्म काउंट है उन्हें ज़ीरो भी कर सकते हैं। ओह, तो प्लीज़ ओवर द काउंटर किसी फ्रेंडली केमिस्ट से जाके दवाइयाँ मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है इरेक्शन में, इजैकुलेशन में, तो एक डॉक्टर की सहायता लीजिए। हर चीज़ क्योरेबल है। एक्चुअली इसको लेके मेरे जहन में ये भी आया कि बहुत अगर मैं अपने आसपास अपने पिताजी या अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनके बीच में बैठ के अगर मेल इनफर्टिलिटी का टॉपिक डिस्कस करूं तो वो इतने मतलब पार्टिसिपेटिंग नहीं होंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब उनको थोड़ा वो शाय अवे होते हैं, लेकिन बात ये भी है कि उनको भी उस टॉपिक के बारे में मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ डॉक्टर सोशली आप क्या रेकमेंड करती हैं कि किस तरह डील करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है ये फिगर्स बताना कि फर्टिलिटी की समस्या सिर्फ फीमेल प्रॉब्लम नहीं है ना। गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ फीमेल समस्या लेके नहीं जा रहे हैं। करेक्ट। 50% ऑफ केसेस आर फीमेल इश्यूज, 50% आर मेल इश्यूज। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स को साइमल्टेनियसली टेस्ट और ट्रीट किया जाए। एक सिंगल पार्टनर के आने से कोई कंसल्टेशन ख़त्म नहीं होता। और ये भी ज़रूरी है कि ये जो फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं ये हमारी वजह से नहीं हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट की वजह से हैं। तो अगर कोई पुरुष या अगर कोई महिला कोई प्रॉब्लम फेस भी कर रही है तो हमें आके सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में पिताजी माताजी के साथ डिस्कस करना चाहिए और फिर सबके साथ एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इसमें शाय अवे होने की बात नहीं है। ये एक नोन फैक्ट है कि आज 4 में से 1 कपल को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हम इसको शर्माते हुए डिले करते रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप टाइमली एक डॉक्टर से मिलेंगे तो प्रॉब्लम शायद सिंपल तरीके से सॉल्व की जा सकती है।
रैपिंग अप द पॉडकास्ट, एक मेरा मॉम्स स्पेशल क्वेश्चन हमेशा रहता है, क्योंकि मम्मियाँ हमेशा अक्सर ये कहती है कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तो एक तो फ़ोन छोड़ दो और दूसरा खाना खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो जब मेल इनफर्टिलिटी को भी स्पेसिफिकली मैं जब एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने देखा कि शिलाजीत इन जनरल बहुत रिकमेंड किया जाता है, अखरोट खाने के लिए कहा जाता है। तो क्या एक्चुअली ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेटर करते हैं, और वो कौन से हैं? तो एक तो फ़ोन छोड़ दो, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो हम सबकी मम्मियाँ हमें समझाती हैं। फ़ोन में इतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस होते हैं, स्पेशली अगर हम फ़ोन को अपनी पैंट की पॉकेट में रखते हैं तो वो सारे रेडिएशंस हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जाते हैं और उससे भी स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी रिड्यूस हो सकती है। ओके। सेकंड चीज़ें जो हमारी प्यारी मदर्स हमेशा बोलती हैं, अखरोट खाने के लिए, टमाटर और आंवला खाने के लिए। अच्छा। ये तीनों चीज़ों में बहुत हाई सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में बोला था कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। उन केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नेचुरल तरीका है वो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा। सो स्पेशली मेल्स दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉलनट, अखरोट, कच्चा टमाटर, सब्जी वाला नहीं, पका हुआ नहीं, कच्चा टमाटर और आंवला। ये तीनों चीज़ों में बहुत अच्छे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये मेल इनफर्टिलिटी में बहुत काम आते हैं। एक लास्ट फाइनल मैसेज जो आप आउट देयर जितने भी मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, कपल्स हैं, उनको आप देना चाहें मेल इनफर्टिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। एक मैसेज मैं अपने ऑलमोस्ट हर पेशेंट या हर कपल को देती हूँ। ये जो हम दौड़ में फंसे हुए हैं ना, आगे बढ़ने की रेस में, इस रेस में चलते हुए हम शायद अपना पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम भूल जाते हैं। अगर हम दिन भर में एटलीस्ट 4-5 घंटे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, और ये टाइम डेडिकेटेड फैमिली टाइम होना चाहिए, लैपटॉप और मोबाइल वाला टाइम नहीं होना चाहिए, तो फर्टिलिटी, चाहे वो फीमेल फर्टिलिटी हो या मेल फर्टिलिटी हो, दोनों की समस्या आधी हो जाएगी। तो मैं ये सबको बोलना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए और साथ साथ अपने पार्टनर को और अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेट करिए, टॉक। यस, टॉकिंग इज़ द मोस्ट medicine. इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई एक्चुअली थिंक कि मतलब बहुत सारी चीज़ें इसीलिए मैसअप हो जाती हैं क्योंकि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके, वेदर Absolutely. इवन इस टॉपिक के बारे में भी अवेयरनेस वगैरह को लेके। तो वो सारा का सारा सॉर्ट हो सकता है आई थिंक अगर सब लोग बैठ के बातचीत कर लें और हमारा हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट सुन लें। तो मेल इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उनका प्रिवेंशन किस तरह हो सकता है, क्योर किस तरह हो सकता है, इस पर हमने बात की डॉक्टर प्राची से। इस पॉडकास्ट को लेकर अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी हमें अपने सजेशंस लिख सकते हैं। मुझे यानी चेतना काला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।